एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी की प्रैक्टिस लेके आई हूँ और हम पूर्ण पेडागोजी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैंने आपके जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको चैनल पर ऐसी ही वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। यानी पढ़ने से संबंधित समस्या किससे है, इसको क्या बोलते हैं। और ये अपनी पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, ये जो भी अधिगम अक्षमताएं होती हैं, ये सब पर वीडियो आपको मिल चुकी है, आप उसे भी अवश्य देखें। ठीक है। तो यानी पढ़ने से संबंधित, उससे कठिनाई किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। तो अब पढ़ने से संबंधित क्या होगा, आपका पठन अरुचि होगी, यानी उसको पढ़ने में अरुचि है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बुद्धि लब्धि से भी इसका कोई संबंध नहीं है। अब बात करते हैं डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया की। तो देखो, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है और डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, ये चीज़ आपको अवश्य पता होनी चाहिए। तो डिस्ग्राफिया, ये ट्रिक से भी मैंने आपको बताई है और आपको मैं फिर से बता दूं कि डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ खींचते हैं तो हमें पेपर और पेन की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ग्राफ हम पेपर पर ही खींचेंगे, तो ये आपका लिखने से संबंधित हो गया। ग्राफ, ग्राफ यानी लिखना। और डिसलेक्सिया, तो लेक्सिया यानी आपका पढ़ने से संबंधित हो गया। ये ग्राफिया और लेक्सिया, ये दोनों आपको याद रखना है। और आपका डिसकैलकुलिया होता है, तो कैलकुलिया यानी कैलकुलेट हम करते हैं, गणना, तो वो आपका गणित से संबंधित हो जाता है। तो ये ट्रिक है और ट्रिक से ही आपको वीडियो भी दी जा चुकी है, तो आप उसे भी अवश्य देखें। तो पढ़ने में कठिनाई होती है, तो ये किससे संबंधित है, ये डिसलेक्सिया से संबंधित है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका हिंदी में ये यानी पठन वैफल्य इस तरीके से ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में ये अवश्य देखने हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपके ये डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। यानी वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित, और देखो वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और आपके कोहलबर्ग जो भी हैं, चॉम्स्की, ठीक है, यानी इन का भाषा में क्या योगदान है, इस पर भी वीडियो आपको दी जा चुकी हैं। और यानी आपके जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं भाषा पेडागोजी की, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी पेडागोजी की वीडियो अवश्य देखें एक बार। ठीक है। प्रैक्टिस तो हम लगा ही रहे हैं, बाकी की आप प्रैक्टिस देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। लेकिन आप भाषा पेडागोजी की, अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे 30 में से 30 नंबर आएँ, तो आप भाषा पेडागोजी की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो अवश्य देखें। तो वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया गया है, किस पर दिया गया है, कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्रकों या परस्पर अंतःक्रिया। तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, वाइगोत्स्की ने आपका दिया है सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है। जहाँ भी बात सामाजिक आ जाए, सामाजिक संज्ञानात्मक भी इसको बोलते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की ने दिया है। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि समाज से अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा अधिक सीखता है। ठीक है, भाषा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यानी आपकी एक कक्षा है और उसमें बच्चे कहाँ से आते हैं, यानी भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। अब देखो, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, यानी आपकी जो कक्षा है उसमें भिन्न भिन्न तरह के बच्चे आते हैं, यानी उनकी भाषा है तो वो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, तो उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अब भाषा, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है। पाठ्यपुस्तक में भी उनकी भाषाओं के शब्द होना ये भी अनिवार्य नहीं है, यानी ये सभी आपके गलत हैं। तो यानी बहुभाषिकता क्या है, एक संसाधन के रूप में आप इसको कार्य कर सकते हैं, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है बहुभाषिकता। और आपको सभी बच्चों की भाषा को, यानी उनकी जो भी मातृभाषा है, तो आपको उसको सम्मान अवश्य देना है। अगले प्रश्न के साथ बढ़ेंगे हम। और ये देखो, ये जितने भी प्रश्न हैं आपके, तो इनका क्रम थोड़ा आपका गलत हो सकता है, क्योंकि ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए पीडीएफ तैयार की है ये। ठीक है।
प्रश्न है आपका, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। यानी प्राथमिक स्तर पर आप भाषा का आकलन किस तरीके से कर सकते हो, आपसे ये पूछा जा रहा है। किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, यानी बच्चे से आप किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाओगे तब आप उसके बच्चे का भाषा का आकलन करोगे कि बच्चे भाषा पर यानी बच्चे की कितनी पकड़ है भाषा पर, बच्चा कितनी भाषा सीख पाया है। बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। अब देखो, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़ने से आप उसकी भाषा का आकलन नहीं कर सकते हो और बच्चों से पत्र लिखवा करके भी भाषा का आकलन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही चीज़ का आकलन होगा, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर है आपका, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। जहाँ भी बात आपको अवसर की आ जाए तो ये आपके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और आपको इन्हीं के साथ अवश्य जाना है। यानी आपको बच्चे की भाषा, जो भी मातृभाषा है, उसको सम्मान देना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के आपको अवसर देना है। ठीक है, तो ये सभी राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। अब देखो, इसमें से आपको एक प्रश्न देखना है कि जो बच्चे की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। आप क्या पूछोगे बच्चे से, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है। देखो, मैं पूर्ण पेडागोजी के 7 प्रश्नों को सॉल्व करवाती हूँ, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, लेकिन आप धैर्य के साथ अवश्य बने रहें। ठीक है, और वीडियो पूरी देखा करें एंड तक। अब बात करते हैं कि लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। तो अगर आप इस तरीके से बच्चे से प्रश्न पूछोगे तो वो एक बंदा बनाया छोटा सा आंसर देगी। और लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, तो जैसे आम, केला और अमरूद जो भी है, ठीक है, तो वो इस तरीके से भी आप उसकी भाषा क्षमता का आकलन नहीं कर सकते हो। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है, जहाँ भी बात ये क्यों आ गई, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे आपके अपसारी प्रश्न होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। अब स्तर कौन सा है आपका, प्राथमिक है, और बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार आपका क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी। तो इसमें देखो, छोटी छोटी रचनाएं, ठीक है, ये भी होनी चाहिए, रोचक विषय वस्तु भी होनी चाहिए, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, रोचक विषय वस्तु। जब तक यानी विषय वस्तु है, जो भी पाठ है, कहानियाँ हैं, जो भी आपने चुनी है, तो जब तक वो मतलब रोचक नहीं होंगी तो फिर बच्चे उसमें कैसे पढ़ेंगी। तो इसलिए आपकी ये रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपका, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो घर परिवार या पड़ोसी, घर परिवार या परिवेश, घर परिवार या दोस्तों, घर परिवार या टीवी। तो देखो, ये टीवी तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, दोस्तों की भाषा को भी लेके नहीं आएंगे और परिवेश की भाषा भी लेकर के ज़्यादा नहीं आते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा कि कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं पड़ोसी से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। यानी उसके जो भी घर परिवार है और उनका जो भी परिवेश है, ठीक है, पड़ोसी हैं, आप परिवेश करिए, ठीक है, पड़ोसी नहीं होंगे। राइट आंसर आपका, ठीक है, परिवेश ही हो जाएगा, क्योंकि उनके जो भी पड़ोसी हैं तो वो हमारे परिवेश में ही आते हैं। तो राइट आंसर है आपका घर परिवार और परिवेश। यानी बच्चे कोरी स्लेट नहीं होते हैं, जब भी स्कूल में आते हैं, विद्यालय आते हैं, तो वो अपनी मातृभाषा से पूर्ण लैस आते हैं। ठीक है, तो अपने घर परिवार और अपने परिवेश की भाषा से अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। यानी आपको ये बताना है कि कक्षा 1 और 2 शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए। अर्थ और उद्देश्य, अक्षर ज्ञान और मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। तो राइट आंसर आपका होगा नंबर 1।
यानी जो भी शुरुआत में पढ़ने का जो प्रारंभ है तो वो पूर्ण अर्थ के साथ होना चाहिए और अर्थ के साथ साथ उद्देश्य के लिए भी अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अक्षर ज्ञान आपको नहीं कराना है बच्चे को, बच्चे स्वयं से सीख जाते हैं ये सारी चीज़ें। सिर्फ अक्षर ज्ञान कराना नहीं है, पढ़ने का अर्थ आपका किससे होना चाहिए, अर्थ के साथ होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपसे नहीं पूछा जा रहा है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। अब देखो, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना आपसे नहीं पूछा है, तो सबसे राइट आंसर आपका क्या होगा, यानी इसमें नहीं क्या है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों बच्चे नहीं दोहरा सकते हैं और इस पर आपको बिल्कुल भी ये शिक्षण यानी हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए कि आप सुनी हुई गई बातों को ज्यों का त्यों बच्चे से दोहराने के लिए आपको नहीं कहना है। देखो, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना ये अवश्य होना चाहिए। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, यानी बच्चे जो भी चित्रकारी कर रहे हैं तो यानी चित्र का वर्णन कर सके बच्चे, अभिव्यक्ति का माध्यम बने, और बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा को संबंध बनाते हुए आपको विस्तार अवश्य देना है। तो ये तीनों आपके गलत हो गए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, और ये पूर्ण पेडागोजी के ही प्रश्न है। पेडागोजी की क्लासें आपको डेली मिलती रहेंगी। डेली हम एक सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, ठीक है, चाहे आपकी सीडीपी हो, सभी की प्रैक्टिस आपको डेली चैनल पर मिलती रहेगी। और ये आपका लास्ट का माह है, इसमें जम करके प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी पकड़ बनेगी। ठीक है, पेडागोजी पर पकड़ बनेगी, और पेडागोजी पर पकड़ आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लगाने से ही बनती है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो आपसे भाषा के कौशलों के बारे में पूछा गया है, और भाषा के कौन कौन से कौशल हैं, तो आपके 4 कौशल हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, और ये इनका कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आपका L, S, R और W ये इनका क्रम होता है। तो भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, यानी ये जो भी भाषा के कौशल हैं चारों, तो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। भाषा किसका साधन है? सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जोड़ने, पढ़ने, लिखने और समझने। तो देखो, भाषा क्या है, तो भाषा हमारी यानी पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक यानी माध्यम है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी पढ़ने, लिखने और संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण यानी हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है? अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, भाषा प्रयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग किया गया है? ये हमें गद्यांश वाले प्रश्न नहीं लेने हैं। ठीक है, हम प्रश्न लेंगे अपना यहाँ से पेडागोजी के। ठीक है, और पेडागोजी का प्रश्न आपका ये है, कहानी, कविता, गीत और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं।
तो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा मनोरंजन। केवल मनोरंजन प्राप्त नहीं करते हैं, जहाँ भी बात केवल की आ जाए, ठीक है, तो जहाँ भी बात केवल की आती है तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल अपनी ये इसमें भी केवल आ गया, और केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, इसमें भी केवल आ गया। तो ये तीनों आपके कट गए, और प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको इन्हीं चीज़ों पर अवश्य ध्यान देना है। देखो इन तीनों ही ऑप्शनों में आपका क्या था? इन तीनों ही ऑप्शनों में आपका केवल था, तो ये तीनों कट गए। बचा हमारा नंबर 3, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कहानी, कविता को दोहराने की कुशलता का विकास आपको बच्चे के बिल्कुल भी नहीं करना है, और तेज प्रभाव के साथ पढ़ने की योग्यता, ये भी नहीं होगा। ये सभी आपके नेगेटिव पॉइंट हो गए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। यानी आपको क्या सिखाना है बच्चे को? बच्चे अपनी बात को, ठीक है, यानी अभिव्यक्ति कौशल को आपको बढ़ावा देना है, अपनी बात को कुशलता के साथ दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त कर सकें, इस कुशलता का विकास आपको बच्चे के अंदर करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक क्रिया है। देखो यांत्रिक क्रिया भी नहीं है, एक तरह की बातचीत भी नहीं है, और बेहद जटिल प्रक्रिया भी नहीं है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। और हम सिर्फ पेडागोजी के प्रश्नों को ही सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। अब देखो आपको भाषा शिक्षण में के हिसाब से जाना है, वरना खेल में आनंद भी आता है, शारीरिक विकास को भी बढ़ाते हैं, और भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, ये आपका गलत हो गया। लेकिन भाषा के अनुसार भाषा शिक्षण में आपके ये तीनों गलत हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या है? खेल भाषा को विस्तार देता है, यानी खेलते समय बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बोलते हैं, ठीक है, तो ये खेल क्या है? ये भाषा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, कठिन शब्दों का श्रुतलेख। तो देखो बच्चे का सतत और व्यापक आकलन आपको करना है, तो लिखित प्रश्न पत्र ये नहीं होगा, ठीक है, और पाठ को देखकर सुलेख भी आप बच्चों से नहीं लिखा सकते हैं, आपको सर्वोपरि के साथ जाना है। देखो सीटेट में यही तो सबसे मेन चीज़ होती है कि आपके सभी प्रश्न, ठीक है, सही होते हैं, लेकिन आपको गुड और बेटर को छोड़ करके बेस्ट के साथ जाना होता है, यानी जो सर्वोपरि है, ठीक है, उपयोगी तो सभी है लेकिन सर्वोपरि के साथ आपको जाना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 3, यानी बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। और देखो हिंदी टैग वर्ड्स की क्लास आपको मिल चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार उसे अवश्य देख लें, क्योंकि जब तक आप हिंदी टैग वर्ड्स की वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपकी पकड़ पेडागोजी पर नहीं बनेगी। और ये सभी आपको टैग वर्ड्स में मैंने समझा दिया गया है, बता भी दिया गया है कि जहाँ भी बात विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग किया जाए तो आपको उसी के साथ जाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप के लिए होती है, सरल होती है। देखो ये बिल्कुल आपके जो प्रश्न भी आ रहे हैं ये पूरे टैग वर्ड्स पर ही आधारित आ रहे हैं। और देखो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आपका लास्ट टाइम चल रहा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है, तो इसीलिए मैं भी वीडियो आपके लिए थोड़ा बड़ी ही बना देती हूँ। और देखो बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, ये गलत होगा, क्योंकि बच्चे अपनी घर की पूर्ण भाषा को, मातृभाषा को सीख करके ही आते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 2, यानी बच्चे की भाषाई पूंजी है, यानी बच्चे की जो भी घर की भाषा होती है, मातृभाषा होती है, वो क्या है? बच्चे की एक भाषाई पूंजी है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है अभिभावकों को प्रसन्न करना, ये आपका नहीं होगा। बच्चे को कार्य में व्यस्त रखना, ये भी नहीं होगा। कापियाँ भरवाना, ये भी नहीं होगा।
तो गृह कार्य का आपका उद्देश्य है सीखने को विस्तार देना, यानी आपने जो भी बच्चे को अध्ययन कराया है, सिखाया है, उसको सिर्फ विस्तार देना। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? देखो, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, अवश्य प्रभावित करते हैं। और भाषाई कौशल एक साथ नहीं सीखे जाते, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं और इनका क्रम है आपका LSRW। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी सबसे कम पूछा गया है। मौखिक कौशल, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, अवश्य सुनना चाहिए, बच्चों के उत्तर पूछना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, किसी विषय पर चर्चा। अब देखो, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होगा? बच्चों की बात को आपको धैर्य से अवश्य सुनना चाहिए, अपनी बात कहने का बच्चों को पूरा मौका आपको देना है और किसी विषय पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो इससे क्या है, बच्चे के मौखिक कौशल का विकास होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर पूछना। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे क्या पूछा गया है? नहीं पूछा जा रहा है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की संबद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो इसमें यानी आपको क्या नहीं पूछा गया है? तो भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, ये आपका सही है, ठीक है। और भाषा विकास बड़ों का संपर्क भाषा की गति को तीव्र कर देता है, ये भी आपका सही है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, तो राइट आंसर आपका ये भी है। तो राइट आपका क्या होगा? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 4, क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछा है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? द्विभाषी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुवाद विधि। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, प्रत्यक्ष विधि। देखो, द्विभाषी विधि में क्या है, हम दूसरी भाषा को सीखते हैं और दूसरी भाषा जब भी हम सीखते हैं तो अपनी मातृभाषा को हम उसमें मध्यस्थ बनाते हैं, अप्रत्यक्ष विधि में भी बनाते हैं, अनुवाद में तो सीधा सीधा अनुवाद भी करते हैं। तो जो भी प्रत्यक्ष विधि होती है, ठीक है, तो इसमें कोई भी मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए हुए हम दूसरी भाषा सीखते हैं, यानी इसमें क्या है, परिवेश दिया जाता है, यानी सिर्फ बच्चे को जो भी दूसरी भाषा सिखाई जाती है तो उसी भाषा में शिक्षक बोलते हैं, उसके घर में जो भी उसके माता पिता हैं, यानी परिवेश में जो भी दूसरी भाषा है तो उसको प्रत्यक्ष विधि आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। देखो, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। देखो, बच्चा की जो भी अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया है वो स्वाभाविक होती है, बच्चा भाषा भी सहज और स्वाभाविक रूप से ही सीख लेता है, यानी उसे कोई भी ग्रामर की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने परिवेश से बच्चा स्वयं ही भाषा सीख जाता है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा उद्देश्य आपका नहीं है? सृजनात्मकता का विकास करना, सृजनात्मकता का विकास आपको बच्चे को अवश्य करना है, बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी आपका पॉजिटिव है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से, अब देखो याद करवाना नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, भाषा का विस्तार आपको अवश्य करना है बच्चे का। अगला प्रश्न है आपका,
पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ भी आपसे नेगेटिव पूछा गया है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन की परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। अब तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होगा नंबर 1, यानी बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को जोड़ने का एक उद्देश्य क्या नहीं है? तो यही नहीं है, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। अगला प्रश्न है आपका, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, सरल भाषा वाले हों। तो देखो केवल पाठ से ही संबंधित बात केवल की आ गई, और पाठ पर बिल्कुल भी आधारित नहीं हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सरल भाषा वाली हो, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए। तो आज के ये प्रश्न पूर्ण पेडागोजी के थे, और पेडागोजी के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। तो मिलते हैं अगली प्रैक्टिस के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक अवश्य पहुंच जाए और आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, तो लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। देखो आपके कमेंट से क्या है कि हमें भी मतलब मोटिवेशन मिलता है, हम भी मोटिवेट होते हैं कि चलो आपके लिए, आपकी तैयारी में एक छोटा सा प्रयास हम अपनी तरफ से कर दें। तो डेली आपको प्रैक्टिस मिलती रहेंगी, और हम गद्यांश पद्यांश पर भी जल्दी ही वीडियो आपको मिलेंगी। आपको प्रश्नों को छांटना सिखाया जाएगा, और आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज़ को दोबारा से भी देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने आपको लगवाए हैं, तो वहाँ जाकर के आप इन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।